एक कॉन्सेप्ट हमने करा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब हम कर रहे हैं चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या था? व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। चेंज इन डिमांड, वहां पे क्या था? अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। व्हाट आर द अदर फैक्टर्स? नंबर 1, price of related goods. Number 2, income of the consumer. Number 3, taste and preferences, future expectations. फिर market demand पे जाएं तो size and composition of the population, distribution of income, weather and distribution of income हो गया। मतलब there are other factors as well if we go to the market demand, but वो सब other factors ही हैं। एक होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, बाकी सारे फैक्टर्स को बोलते हैं फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। व्हेन वी आर स्टडीइंग चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, वी अज्यूम दैट ऑल अदर फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट। अजम्पशन है हमारी, ठीक है ना बेटा? अब हम स्टडी कर रहे हैं शिफ्ट इन डिमांड, ऑल्सो नोन एज चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड क्या होता है? When the demand for a commodity changes due to factors other than its own price, due to factors other than its own price, मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी नहीं चेंज हुआ, कुछ और चेंज हुआ, तो डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा? Demand curve is drawn to show the relationship between price and quantity demanded of a commodity, assuming all other factors are being constant. तो कह रहे वो तो अभी हमने स्टडी करा, क्योंकि डिमांड कर्व क्या शो कर रहा है? मूवमेंट अलोंग द कर्व, डिफरेंट प्राइस पे क्या क्या डिमांड होगी, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। हाउएवर अदर फैक्टर्स आर बाउंड टू चेंज सूनर और लेटर। कह रहे तो बड़ी इमेजिनरी सिचुएशन हो जाएगी ना कि अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। अदर फैक्टर मतलब आपकी इनकम चेंज नहीं होगी, बाकी कमोडिटी के प्राइसेस चेंज नहीं होंगे, आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज नहीं होंगे, आपके एक्सपेक्टेशंस चेंज नहीं होंगी। कह रहा ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो चेंज होंगी। कह रहा अच्छा चलो फिर बताते हैं कि अगर वो भी चेंज है तो फिर क्या होगा। तो एक एक करके जब हम एक फैक्टर को स्टडी कर रहे हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि बाकी सब कांस्टेंट है। अब इतनी अजम्पशन तो इकोनॉमिक्स में लेनी ही पड़ती है। तो जब आप चेंज इन फैक्टर्स अदर देन द प्राइस कर रहे हो तो आप ये अज्यूम कर रहे हो कि कमोडिटी का प्राइस चेंज नहीं हुआ। खुद सोचो ना कि पेप्सी और कोक की अगर बात करें, पेप्सी अगर महंगी हो गई, कोक की डिमांड बढ़ेगी या गिरेगी? बढ़ेगी। तो आपने ये अज्यूम कर लिया ना कि कोक का प्राइस चेंज नहीं हुआ था। अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ा और कोक का भी बढ़ गया तो क्या जरूरी है कि कोक की डिमांड बढ़ेगी? नहीं, क्योंकि कोक भी तो महंगी हो गई। तो लेकिन जब मैंने बोला कि प्राइस ऑफ पेप्सी rises, what will be the impact on the demand for coke? तो it is implied कि कोक का प्राइस चेंज नहीं हुआ था। तो पॉइंट which I want to make is कि जब हम एक फैक्टर स्टडी कर रहे हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि बाकी सारे कांस्टेंट हैं। assumption है, assumption। when the demand, important है change in demand की definition, when the demand of a commodity, वहां पे था when the quantity demanded of a commodity, वहां पे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड स्टडी कर रहे थे, या डिमांड ही चेंज होती है, डिमांड कर्व ही नया बनेगा। व्हेन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन द ओन प्राइस, ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इट इज नोन एज चेंज इन डिमांड। इट इज नोन एज चेंज इन डिमांड। अब चेंज इन डिमांड, अब ध्यान से देखेंगे चेंज इन डिमांड क्या रीजन हो सकता है? जो भी फैक्टर्स अदर देन द प्राइस थे। तो एक एक करके बात करते हैं। रिलेटेड गुड्स, तो रिलेटेड गुड्स में सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज हो गया तो डिमांड चेंज होगी गिवन गुड की। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस चेंज हो गया तो डिमांड चेंज होगी। बढ़ेगी या कम होगी वो तो डिपेंड करेगा ना कि उसमें भी क्या चेंज आया था। सब्स्टिट्यूट महंगा हुआ तो क्या होगा, सस्ता हुआ तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड में चेंज आया तो क्या होगा, इनकम में तो नॉर्मल गुड्स थे या इंफीरियर गुड्स थे, टेस्ट में चेंज आया तो क्या होगा, प्रेफरेंसेस आपके फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में चेंज आया, पॉपुलेशन में चेंज आया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में आया चेंज, सीजन एंड वेदर में चेंज आया।
तो ये सारे हैं रीजंस ऑफ चेंज इन डिमांड। ये क्या है? रीजंस ऑफ चेंज इन डिमांड। मूवमेंट इज अलोंग द कर्व ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस। change in demand, when the demand for a commodity changes due to any factor other than its own price. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? It is expressed as a shift in the demand curve. It is expressed as a shift in the demand curve. ध्यान से देखेंगे कैसे दिखाते हैं। मूवमेंट्स दो तरीके की होती हैं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। शिफ्ट्स दो तरीके के होते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज, या राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। एक एक करके बात करेंगे। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, ध्यान से देखेंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं हम? क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स, प्राइस इन रुपीज। अब ध्यान से देखना, और बढ़ाओ। ये थी आपकी डिमांड। अब ध्यान से देखना, स्पेसिफाई कर देते हैं क्या पढ़ रहे हैं हम? पेप्सी। और ये भी क्या है? प्राइस ऑफ पेप्सी। पेप्सी का डिमांड कर्व है। क्या है? पेप्सी का डिमांड कर्व है। अब ध्यान से सुनना सिचुएशन। प्राइस ऑफ कोक राइजेस। कोक का प्राइस चेंज हो गया, कोक का प्राइस चेंज हो गया, ठीक है ना? सिचुएशन क्या है? कोक का प्राइस चेंज हो गया, और हम क्या स्टडी कर रहे हैं? डिमांड ऑफ पेप्सी। What will be the impact on the demand for Pepsi when the price of Coke rises? तो कोक महंगी हो गई तो क्या करेंगे बेटा? पेप्सी की डिमांड बढ़ेगी। बट हमने सीखा है कि प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा डिमांड गिरेगी। पेप्सी का तो प्राइस चेंज ही नहीं हुआ, तो इसको शो कैसे करूं? क्योंकि अगर बढ़ेगी तो मैं ले लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये है जी पेप्सी का प्राइस। अब जब बोला है वो करके भी दिखाता हूँ कि क्या बोला हूँ। थिन लाइन, रिलेटिवली थिन, तो ये है। तो अभी ये है पेप्सी का प्राइस P1 Q1। पेप्सी का तो प्राइस ही चेंज नहीं हो रहा, तो अब डिमांड बढ़ेगी तो कैसे दिखाऊं? डिमांड बढ़ेगी तो मतलब यहाँ कहीं, अगर ये पॉइंट ए है तो फिर यहाँ कहीं आ जाएगा। यस और नो? यही हुआ। तो उसमें तो इसका प्राइस चेंज हो रहा है, पर कि पेप्सी का प्राइस तो चेंज नहीं हो रहा, कि कोक का प्राइस चेंज हो रहा है। तो इसको कैसे शो करते हैं? इट इज शोन बाय अ राइटवर्ड शिफ्ट। अब डिमांड कर्व भी दो बन रहे हैं, तो पहला वाला हो गया D1, दूसरा वाला हो गया D2। ध्यान से देखेंगे, D2 D2 से D2। तो प्राइस लाइन वही रहेगी, मतलब प्राइस लाइन वही रहेगी, मतलब प्राइस तो चेंज ही नहीं हुआ पेप्सी का, तो से वही लाइन एक्सटेंड हो गई। एक नया राइटवर्ड शिफ्ट, एक नया डिमांड कर्व आ गया। लेकिन अब डिमांड क्या हो जाएगी? डिमांड हो जाएगी आपकी Q2। डिमांड कितनी हो जाएगी? Q2। तो मूवमेंट फ्रॉम A टू B, मूवमेंट फ्रॉम A टू B इज टर्म्ड एज इंक्रीज इन डिमांड। ध्यान क्या देना है? प्राइस चेंज नहीं हुआ, प्राइस चेंज नहीं हुआ। Increase in demand is represented by a rightward shift. It is represented by a rightward shift in the demand curve. सर डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है वो भी बता ही दो। ध्यान से देखेंगे, मेन डिक्रीज इन डिमांड तो बड़े ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा।
आपका जो समझने का कॉन्सेप्ट है वो ये होगा कि आपको इतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, क्वेश्चन क्रिएट करके दिखाता हूं, व्हाट विल बी द impact on the demand for cars if the price of petrol or diesel increases. क्या महंगा हो गया? पेट्रोल और डीजल। तो कार के प्राइसेस चेंज नहीं हो रहे, कार की डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा? कम हो जाएगी, बिल्कुल सही जवाब। अब मुझे ग्राफ पे दिखानी है सेम चीज, अब मुझे ये सेम चीज ग्राफ पे दिखानी है। पहले तो आप एक्सप्लेन कर देंगे 2-3 लाइनों में कि सिंस, ऐसे लिखेंगे हम, सिंस प्राइस, सिंस पेट्रोल एंड कार आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दे आर यूज जॉइंटली। ठीक है, when the price of petrol or diesel rises, the demand for car will decrease, तो हम क्या देते हैं उसको? decrease in demand. It will be represented, it will be represented by a leftward shift, by a leftward। तो आंसर लिखना कैसे वो भी पता होना चाहिए, ठीक है ना? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो पहले आपको एक्सप्लेन करना है, पेट्रोल, डीजल and cars are complementary goods, they are used collectively. When the price of petrol, when the price of petrol or diesel increases, it becomes costlier to maintain cars. Therefore, the demand for cars will decrease. It will lead to a leftward shift. It will lead to a leftward shift in the demand curve. It will lead to a leftward shift in the demand. Clear? It will lead to a leftward shift in the demand curve. तो प्लीज ये हो गया आपका क्वालिटी आंसर। अब ग्राफ पे आ जाते हैं कि ग्राफ कैसे होगा। तो कुछ बच्चे ग्राफ बना, ग्राफ तो इजी है, ग्राफ तो एक टाइम के बाद, मतलब एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, उसके बाद सही हो जाएगा। बट सिर्फ ग्राफ बना के नहीं छोड़ना होता, ये आंसर लिखना होता है कि हो क्या रहा है। और शॉर्ट में ऐसे नहीं लिखना उस पे, यू हैव टू बी प्रिसाइज, यू हैव टू बी प्रिसाइज, वरना ऐसा ना कि आपके आंसर में खो जाए, ऐसा ना हो। ठीक है ना? टू द पॉइंट, टू द पॉइंट, कि समझ आए कि कहना क्या चाहते हो। तो ध्यान से देखेंगे। ओके, तो ठीक है, क्या शो कर रहे हैं हम? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब देखना, अगर मतलब जो मैं बोल रहा था ना कि ग्राफ को हाईलाइट करते हैं, कि जितना थिक होगा उतना वो हाईलाइटेड होगा। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितने सारे गुड्स के नाम आ गए, पेट्रोल आ गया, डीजल आ गया, कार आ गई। ग्राफ किसका बनेगा? पेट्रोल का, डीजल का, या कार का? क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं डिमांड फॉर कार्स। तो जब भी ऐसे दो कमोडिटीज हो तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि बात किसकी हो रही है। तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार्स, ठीक है ना? कार्स। आप इसमें क्वांटिटी डिमांडेड की जगह सिर्फ डिमांड भी लिख सकते हैं।
क्योंकि अब हम हमारा पर्पस वो नहीं है ना, गलत नहीं है, बेटर है, सिर्फ क्वांटिटी लिखते हैं, सेफेस्ट। यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, क्वांटिटी इन यूनिट्स। यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, प्राइस इन रुपीस। आप सिर्फ डिमांड भी लिख सकते हैं, क्वांटिटी भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, अब आप क्या शो कर रहे हो, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्या शो कर रहे हो, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब जब आप लेफ्टवर्ड शिफ्ट शो कर रहे हो तो जो पहला कर्व बनाएंगे वो थोड़ा राइट साइड पे बनाना, लेफ्ट पे जगह तो, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है हम यहाँ बना देते हैं और फिर फंस जाते हैं क्योंकि लेफ्ट पे तो जगह ही नहीं बची। तो जब भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट शो करना हो तो पहला ग्राफ जो है ना थोड़ा सा राइट साइड पे बनाना, थोड़ा सा राइट साइड पे बनाना तो नीटर बन जाएगा। और इसको फिर हाईलाइट कर दो, क्या है ये, D1 D1। अब ध्यान से देखना जो मैं कह रहा हूँ कि थिन लाइंस, जब D1 था तो प्राइस क्या था, आप प्राइस लाइन बना दे अपनी मर्जी से, ठीक है ना, कहीं कुछ मर्जी से कोई प्राइस चूज कर ले। P1 Q1। अब क्या हुआ, पेट्रोल महंगा हो गया तो गाड़ी की डिमांड गिर गई, तो आप एक और कर्व बना देंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सर वो इधर से इंटरसेक्ट करेगा उधर से, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप एक लेफ्ट पे एक और कर्व बना दें, लेफ्ट पे। क्लियर, सीक्वेंसिंग समझना, पहले कर्व बनाया, फिर प्राइस लाइन बनाई, फिर दूसरा कर्व बनाया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब ध्यान से देखना प्लीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम, D2। अब D2 प्राइस को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, D2 प्राइस को इंटरसेक्ट कर रहा है यहां पे। तो ये क्या हो गया, पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट B। A और B को हम थोड़ा सा थिक लिख देंगे, मतलब वो इतना कोई वो नहीं है, नीटर। बस ये जो लाइंस बना रहे हैं प्राइस और क्वांटिटी की, वो थिन कर दी मैंने। तो उसमें क्या हो रहा है कि ग्राफ अलग से दिख रहा है, कर्व, डिमांड कर्व अलग से दिख रहा है। पॉइंट वो प्राइस लाइंस और क्वांटिटी लाइंस नहीं थी, बट दे आर यूज्ड, दे आर इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट इग्नोर देम। कि सर उनको बनाए ना और अच्छे से दिखेगा कर्व, नहीं प्लीज, वो एक चीज शो कर रहे हैं, मतलब वो पूरा कॉन्सेप्ट तो वही शो कर रहे हैं कि प्राइस चेंज नहीं हुआ लेकिन फिर भी क्वांटिटी Q1 से Q2 हो गई। ऐसा कैसे, कह रहे इसी को ही तो बोलते हैं क्या, डिक्रीज इन डिमांड। डिमांड डिक्रीज क्यों हुई कार्स की, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया था, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया था, गाड़ी मेंटेन करना अब हमारे बस की बात नहीं। तो कॉन्सेप्ट समझ जाओ, इंक्रीज और डिक्रीज, तो फिर तो इसके ऊपर 50 क्वेश्चन बन जाए। वो आपसे पूछ रहे कि अच्छा अगर पॉपुलेशन बढ़ जाए, अगर पॉपुलेशन बढ़ जाए तो डिमांड फॉर मोबाइल फोन पे क्या इंपैक्ट आएगा, इट विल बी शोन बाय एन अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट। अब यार देखो, मतलब इवेंचुअली क्वेश्चंस तो ऐसे ही आएंगे, कॉमन सेंस की बात है, तो ऐसे सोचेंगे हम, पॉपुलेशन चेंज हुई तो क्या है, ये पहली बात, फैक्टर अदर देन द प्राइस या प्राइस, अदर देन द प्राइस, तो मूवमेंट तो हो ही नहीं सकती। तो अपवर्ड डाउनवर्ड कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हो गया आउट ऑफ द पिक्चर, आउट ऑफ द विंडो। बचे क्या, इंक्रीज डिक्रीज, तो डिमांड बढ़ रही है तो इंक्रीज, इंक्रीज विल बी शोन बाय राइटवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज विल बी शोन बाय लेफ्टवर्ड शिफ्ट। समझ आया, इजी है, इजी रहने देना। क्वेश्चन आया एग्जाम में, क्वेश्चन आया एग्जाम में, टमाटर के प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है ना, टमाटर के प्राइसेस बढ़ गए, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द डिमांड, टमाटर के प्राइसेस बढ़े हैं अभी, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द डिमांड फॉर टोमेटो प्यूरी। पहली बात, टोमेटो प्यूरी के प्राइसेस अभी चेंज हुए हैं क्या, प्यूरी बनी हुई है, वो तो मतलब प्रोसेस्ड फूड होता है, क्या होता है वो, प्रोसेस्ड फूड होता है। और दो अलग कमोडिटीज की बात कर रहे हैं ना, अगर सर टमाटो प्यूरी बनेगी तो टमाटर से ही, ठीक है ना। अब मतलब डाउट आ सकता है कि इज इट अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड और अ सब्स्टिट्यूट,
सब्स्टिट्यूट होता है। क्या होता है वो? सब्स्टिट्यूट होता है, वो उसकी प्रोसेस्ड फॉर्म है। Yes, eventually it will lead to an increase in the prices of tomato puree, but प्यूरी बनी पड़ी होगी, मतलब ऐसा नहीं कि आज प्यूरी बनी होगी। ये तो जैसे प्रोसेस फूड्स होते हैं, 2-2 3-3 महीने पहले बन चुके होते हैं। अब टोमेटो प्यूरी हो चुकी है आउट ऑफ स्टॉक, अब टोमेटो प्यूरी हो चुकी है आउट ऑफ स्टॉक। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वैसे अगर वापस जाए रिवाइंड, टमाटर के प्राइसेस बढ़े, टमाटर प्यूरी उसका सब्स्टिट्यूट होता है कि कुछ लोग टमाटर खुद काटते हैं, उसकी बनाते हैं जो भी बनाते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली प्यूरी खरीदते हैं और शॉर्टकट पॉइंट है वो सब्स्टिट्यूट है। क्या है वो? सब्स्टिट्यूट है। तो सब्स्टिट्यूट की तरह बात करेंगे तो पहली बात तो ये प्राइस ऑफ द कमोडिटी है या अदर फैक्टर्स? तो मूवमेंट आ गई आउट ऑफ द पिक्चर। बचा क्या? शिफ्ट्स। सुनने पे ध्यान देंगे। बचा क्या? शिफ्ट्स। तो अब टमाटर के प्राइसेस बढ़े थे तो टमाटो प्यूरी पे राइटवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट? तो मैं वही कह रहा हूँ, आराम से सोचो, कुछ भी पूछ लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कुछ भी पूछ लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पहले तो सबसे पहले सेग्रीगेशन करनी है ना कि भाई प्राइस है या फैक्टर अदर देन द प्राइस है। तो प्राइस है तो चलो मूवमेंट होगी, फैक्टर अदर देन द प्राइस है तो शिफ्ट होगी। तो आपने 50-50 तो अप्लाई कर लिया पहले ही, तो उसके बाद थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि आपको देखना है कि इसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है गिवन गुड की या कम हो रही है। बढ़ रही है तो इंक्रीज इन डिमांड, राइटवर्ड शिफ्ट बना के दिखा दो। कम हो रही है तो डिक्रीज इन डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट बना के दिखा दो। ओके, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? नीट सा ग्राफ बनाएंगे जल्दी से, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का, इंक्रीज और डिक्रीज का।